हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर 6 करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 5th तक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 5th तक करिए, देन आप लेक्चर 6 करिएगा। इससे आपकी हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें हमारा सबसे पहली हेडिंग आती है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसमें पहली हेडिंग आती है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लिख लेना पहली हेडिंग, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, या बॉन्ड भी लिख लो, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। इसमें पहला पॉइंट है हमारा कि हेलो एल्केन्स आर वेरी reactive due to presence of polar CX bond because halogen is more electronegative than carbon, so halogen acquires partial negative charge and carbon acquires partial positive charge। halogen पर क्या एक्वायर्स होता है? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पर क्या एक्वायर होता है? पॉजिटिव चार्ज। मैंने क्या बोला है? वेरी रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर सी एक्स बॉन्ड की वजह से। इधर देखो, मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज बता रहा हूं पहले। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको आपको कॉपी के टॉप पर लिखना है, ठीक है ना। अब पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं FON, फोन। कल बाहर आएगा सैमसंग, कार्बन और हमारा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज में कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसमें लगभग लगभग नाइट्रोजन और कार्बन की नियरली इक्वल टू सेम होती है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और हाइड्रोजन की सबसे कम। याद कैसे होता है कि FON से तो फोन, कल बाहर आएगा सैमसंग, कार्बन हमारा। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज याद करते हैं। कैसे? मेरे साथ रिपीट करो कि FON से फोन, कल बाहर आएगा सैमसंग, कार्बन हमारा। फोन कल बाहर आएगा सैमसंग, कार्बन हमारा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इसके कॉपी के टॉप पर लिखना और इसको लिखना कि ये कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये कैसा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कॉपी के टॉप पर लिखिए। अब सिर्फ इतना लिखना है आपको कॉपी के टॉप पर। अब जो भी चीज मैं लिखवाऊंगा वो आपको अपने उन्हीं नोट्स में मिक्स करनी है। अब देखो, ये हमारा हो गया। अब अगर इस जगह में देखो, अगर इस जगह में इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको बताऊं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इधर आप ध्यान से देखना कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा। अब मैं हेलोजन की बात कर रहा हूं तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, बस यही लूंगा। फ्लोरो, क्लोरो, फिर ब्रोमो और फिर आइडो। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। RF की मतलब एल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा और एल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो ये ज्यादा है तो ये कैसा होगा? पोलर होगा। पोलर का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर क्या लग लेगा? हमारा ये कार्बन है एक तरीके से, तो इस पर लग लेगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या लग लेगा? नेगेटिव चार्ज। अब पहले आप इसको, सिर्फ इसको कॉपी के टॉप पर नोट करना है। किसको? सिर्फ और सिर्फ इसको। अब आप पहले इधर आइए, इस जगह इसमें मैंने यही चीज तो बोली है, हेलो एल्केन्स आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर सी एक्स बॉन्ड। अभी बताइए दिया क्यों? क्योंकि बिकॉज हेलोजन एक्वायर्स, बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो हेलोजन पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पर कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इधर देखो, अगर मैं सी एक्स की बात करूं तो हेलोजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर कैसा आएगा? पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज करना, इसी के नीचे लिखना है जस्ट। अब इसकी अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताऊं तो अभी अभी मैंने बताया कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, आर एफ वाला, फिर उसके बाद फ्लोरो के बाद क्लोरो, फिर उसके बाद ब्रोमो, और फिर उसके बाद आइडो वाला लीस्ट रिएक्टिव होता है। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। किस में किया है, इनकी सबसे कम और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि इधर आप ध्यान से देखो, बिकॉज एज लिखना, बिकॉज एज है, ये क्या है, एज, बिकॉज एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस। हेलोजन क्या है, अब मैंने बता रखा है आपको, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ऊपर से नीचे आते हैं, साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। इसका साइज सबसे ज्यादा होगा और इसका साइज क्या होगा, सबसे कम। तो एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी एक्स बॉन्ड इंक्रीजेस एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीजेस होती है। एंड रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। तो रिएक्टिविटी जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। आप चाहो तो इसमें पोलर सी एक्स बॉन्ड का भी ये दे सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक और पॉइंट लगाकर कर सकते हो, वो भी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। नोट करिए, पहले इसको नोट करना है, फिर हेडिंग, फिर ये, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फिर उसका रीजन लिखना है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है डाइपोल मूवमेंट। मैंने क्या बोला है, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस, मतलब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो पोलैरिटी क्या होगी, पोलैरिटी भी कम होगी। बट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ CHCl3 इज लार्जर देन CH3F। CH3Cl की जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा किससे, CH3F से। बिकॉज बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl बॉन्ड इज मच लार्जर देन CF बॉन्ड, क्योंकि जो CCl बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ज्यादा लार्जर होता है एज कंपेयर टू किससे, CF बॉन्ड से ज्यादा लार्जर होता है। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए कि इस जगह डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर किसका होगा, CH3F का, फिर किसका होगा, ब्रोमो वाले का, और फिर किसका होगा, आइडो वाले का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा। नोट कर लीजिए आप इसको, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। किसमें किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इधर देखिए डेंसिटी, नेक्स्ट आता है डेंसिटी। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स आर हैवियर देन वाटर, वाटर से ज्यादा हैवियर होते हैं। देयर डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ाऊंगा डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और हेलोजन एटम्स, और हेलोजन एटम को भी, और एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, मतलब एटॉमिक मास भी बढ़ाऊंगा तो भी हमारी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और नोट करो। नेक्स्ट देखिए बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप इस पर 2026 लगाइए, बॉइलिंग पॉइंट पक्का आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट के बिना पेपर नहीं बनेगा। 2025 में भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया था, 2026 में भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, 2024 में भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। अब इधर देखिए, इसमें पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवा रखा है कि हेलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। हेलो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है किससे, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से। क्यों, बिकॉज हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर। हेलो एल्केन्स क्या से होते हैं, पोलर होते हैं नेचर में। एंड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इस स्ट्रॉन्ग को काट देना, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या फिर वंडरवॉल फोर्सेस एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि हेलो एल्केन्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, या फिर वंडरवॉल फोर्सेस बोलो, तो उसमें क्या होता है, एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है कि एज द एटॉमिक मास और साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, जैसे जैसे मैं एटॉमिक मास को बढ़ाऊं या फिर हेलोजन के साइज को बढ़ाऊं तो हमारा क्या होता है, वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या होती हैं, बढ़ती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब मैंने आपको क्या बोला है कि वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, जब एटॉमिक मास बढ़ाऊं या फिर साइज ऑफ हेलोजन बढ़ाऊं तो भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब इधर आप ध्यान से देखना बिल्कुल कि वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होती हैं वो साइज ऑफ एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मैं एटॉमिक मास बढ़ाऊं तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़े, वॉन्डरवॉल फोर्सेस को बढ़ाऊं तो साइज ऑफ एटॉमिक मास बढ़े। और अगर हमारा वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ाऊं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इन शॉर्ट सब कुछ बढ़ाना बढ़ाना है, कुछ कम नहीं करना, याद रखना। अब ध्यान से आप इधर देखो, अगर इस जगह में लिखूं कि CH3, अब देखो मैंने आपको बोल रखा है कि ऊपर से नीचे आते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, साइज बढ़ता जाता है तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है, इसका, और सबसे कम साइज किसका है, इसका। तो इसके साथ CH3F लगा दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, और फिर आइडो वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो लेगा, सबसे ज्यादा हो लेगा। एक ऑर्डर तो ये हो लिया आपका। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं इसको बेंजीन रिंग के ऊपर लगाऊं कि मैंने फ्लोरोबेंजीन ले ली, मैंने क्लोरोबेंजीन ले ली, मैंने ब्रोमोबेंजीन ले ली, या फिर इस जगह आइडोबेंजीन, सॉरी आइडोबेंजीन है, सॉरी आइडो मीथेन, आई लिखना है इस जगह, और या फिर आइडोबेंजीन ले ली। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा आइडोबेंजीन का होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरोबेंजीन का होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर इस जगह मैंने इस तरीके से लिखा कि CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, और CH3CH2CH2CH2 और Cl। अब क्या इसमें आपको अंतर दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैंने ये तो बोल दिया कि सबको बढ़ाना बढ़ाना है, कम कुछ नहीं करना। अगर मैं इस जगह एक और आपको लिखूं कि CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और CCl4। अब क्लोरीन बढ़ा रहा हूं मैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये सब इसका ऑर्डर है, सबको नोट कर लो अच्छे से। पहले इसको नोट करो और फिर इसके बाद इसको नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से कोई एक आपका, एनी वन, सिर्फ इन्हीं में से पूछा जाता है, याद रखना, और कहीं से नहीं आता। 2026 में फिक्स है, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर। इस साल भी आया था यार, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ। बोर्ड का पेपर उठाओ और देखो, नहीं है तो मैं आपको करवाऊंगा, आपको सारे PYQs। नोट करो आप इसको जल्दी, उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा नोट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स डिक्रीजेज with increase in branching because surface area decreases and van der Waals forces decreases। मतलब जैसे जैसे सरफेस एरिया को कम करूंगा, अब सरफेस एरिया कैसे कम होगा, ब्रांच बढ़ाकर, कि ब्रांच को ज्यादा बढ़ाऊंगा तो सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया कम तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम, और वॉन्डरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम होगा। तो इधर आप ध्यान से देखिए, अगर इस जगह मैं लूं कि पहले इस जगह लिख दे रहा हूं कि वॉन्डरवॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सरफेस एरिया के। अब सरफेस एरिया कम होगा तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ेगा। कम होने की बात कर रहा हूं, कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रही है पर सरफेस एरिया कम हो रहा है। इधर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस जगह सबसे पहले लिखूं कि CH3 CH2 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 Cl, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटाइल क्लोराइड। इसमें आपको एक भी ब्रांचिंग नहीं दिख रही है।
अब अगर मैं इन कार्बन को ऐसे लगाऊं, इधर देखो 3 कार्बन तो इधर लगा लिए, चौथा वाला इधर लगा लिया है, तो ये भी कार्बन है, तो ये भी कार्बन। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और इसको लिख दो आप एन ब्यूटाइल क्लोराइड, लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि CH3 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 और इस जगह Cl, ये क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो 4 कार्बन ही इधर थे, मैंने 4 कार्बन ऐसे ना लगाकर सीधे 3 लगाए, एक कार्बन को इधर। मैंने फिर क्या किया कि इसको जो Cl जिस कार्बन से चिपक रहा है वो कार्बन मैंने 3 कार्बन से तो टर्शरी बना दिया। अब देखो इसमें एक भी ब्रांच नहीं, इसमें ब्रांच है और इसमें और ब्रांच बढ़ गई, तो सबसे कम ब्रांच किसमें? इसमें। तो इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सबसे कम होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट आपका टॉपिक ही बहुत लेंदी है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक केस ये चलता था, ये वाला, फिर एक केस ये चला ब्रांच वाला, ऐसे ऐसे कर कर एक और केस आ गया ये वाला जो है। तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट बहुत, और हर एक चैप्टर में, इसमें भी। अब इसके बाद है एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद अमीन्स। इन सब में फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं और सबके बॉइलिंग पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ये समझ लो कि 90% चांसेस है कि बॉइलिंग पॉइंट में से उठकर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन। जो आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन होता है, डाइहेलो मतलब 2 हेलोजन चुपके हुए हो बेंजीन पर, डाइहेलोबेंजीन आर नियरली सेम बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर्स इज ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। वो लिखता है वाई, मैंने बिकॉज से लिखना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज पैरा आइसोमर्स are more symmetrically fit, due to which its molecules are closely packed in their crystal lattice, so higher energy is required to break the lattice। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इधर आप ध्यान से, मैंने देखो एक और बार पढ़कर बताता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन नियरली सेम होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर्स इज ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है पैरा आइसोमर्स का? वो ज्यादा होता है किससे? ऑर्थो से, और मेटा आइसोमर से ज्यादा होता है, बस इसको याद रख लो। अब देखो, अगर आप, मैं इधर ध्यान से आपको नेक्स्ट करवाऊं, तो नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्युबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्दो हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट दे आर insoluble in water because they can neither form hydrogen bond with water molecules nor break hydrogen bond with water molecules। हेलो एल्केन्स क्या होती हैं? पोलर इन नेचर होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होते हैं किसमें? पानी में। ना तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं, ना तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करती हैं। नहीं आ रही बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इसके लेक्चर सेवेंथ में इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के 1-2 PYQs और करवाऊंगा मैं आपको, जो इस साल आए होंगे या फिर कभी और आए होंगे, ठीक है ना? वो PYQ जरूर करवाऊंगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से आ जाए, अच्छे से। लेकिन इसको पढ़कर तैयार रखना एकदम। तो जो स्टार्टिंग होगी लेक्चर 7 की, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशागर सर को मोटिवेशन आता। दैट्स